आज की ज्योग्राफी की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हम एक नया सब्जेक्ट, नया विषय, इस विषय को इसके पहले एज ए लेक्चर मैंने कभी नहीं पढ़ाया था। ठीक है, इस विषय का अध्ययन तो मैंने बहुत किया और मुझे काफ़ी प्रिय विषय भी रहा ये मेरा, और लेकिन लेक्चर देने का मुझे मौका नहीं मिला था। ठीक है, तो आज आप लोगों के सामने रूबरू हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। विषय अगर बहुत गहराई में अध्ययन करना हो तो मैं इसको भी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मुझे विश्वास है इस बात का। लेकिन चूंकि समय बहुत नहीं है और हमको ध्यान देना है कि 11 तारीख को पेपर है, 11 फरवरी को। इसी बीच काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी बातों को हम लोगों के बीच विचार विमर्श करना है, इसलिए बहुत समय इस पर नहीं देते हुए मुख्यतः बिंदुओं को आपके सामने मैं रखूँगा। ठीक है, तो जियोग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, देखिए जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो दूसरा ग्राफ। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफ का अर्थ है लिखना। पृथ्वी के विषय में लिखने वाला जो विषय है, जो लिखा गया है, वो जियोग्राफी कहलाया है। ठीक है, इसके जनक के विषय में जब बातें आती हैं तो बहुत से व्यक्ति उभर कर सामने आते हैं। ठीक है, उसमें एक आपका इरेटोस्थनीज, दूसरा व्यक्ति हिकैटियस, तीसरा आपका रेटजल, ये नाम आपके आते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो इरेटोस्थनीज है उसी को भारत मतलब भूगोल का पितामह का दर्जा प्राप्त है। भूगोल के पितामह के रूप में हिकैटियस का भी उल्लेख मिल जाएगा। ये भी यूरोप का रहने वाला था। 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, जीवन काल रहा। तो इसी को भूगोल का पितामह अगर आ जाइए, भूगोल का पितामह, ठीक है, तो आप इसी को लगा के आइएगा, वरना आपको ये तीनों नाम मिलेंगे। ठीक है, हिकैटियस का भी नाम आता है और रेटजल का भी नाम आता है। और भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इसका जो पितामह कहलाता है वो जेम्स रेनेल। ठीक है, आपको दो चीजों से मतलब होना चाहिए, एक भूगोल के पितामह और भारत के भूगोल का जनक जेम्स रेनेल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु हुआ। अब हम आते हैं भूगोल के विषय में, जैसे यूनिवर्स के विषय में, पूरे संसार के, पूरे सृष्टि के विषय में जो अध्ययन किया जाता है और जिसकी उसके फिजिकल, ठीक है, बाह्य रूपों का, आंतरिक रूपों का जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल के अंतर्गत उसको समाहित किया गया है। जैसे भूगोल के अंतर्गत आप ब्रह्मांड में, ठीक है, हमारे असंख्य जो तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनके विषय में अध्ययन किया जाता है। और संसार जो मेरा है, पूरा विश्व है, उसके विषय में भी अध्ययन किया जाता है। और उस विषय का, जैसे एक मनुष्य के विषय में बाह्य रूप से क्या है, उसका आंतरिक क्रियाविध या आंतरिक अंगों का किस तरीके से वर्णन करते हैं, उसी तरीके से भूगोल के विषय में भी जो बाह्य हमें दिखाई देता है वो, और आंतरिक रूप से जो भूगर्भिक संरचना है उसके विषय में भी हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। और यहाँ से भी हमारे प्रश्न काफी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है।
अब देखिए, जैसे कि पूरे हम इस विश्व को लेके चलते हैं कि विश्व को पहले मैं एक आउटलाइन, एक खाका आपके सामने खींच दूंगा। उसके बाद अधिकांशतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भारत के भूगोल के विषय में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विश्व के भूगोल का हम एक आउटलाइन देते हुए भारत के भूगोल पर आएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहीं से ज्यादा उठते हैं आरओ में, और पीसीएस में भी आपके क्वेश्चन जो उठते हैं वो भारत के भूगोल से अधिक रहते हैं, विश्व भूगोल की संख्या उसकी कम रहती है। तो हमारे पृथ्वी पर क्या है, जल और स्थल, इसको थल कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कितने फीसदी भाग जल है पूरे पृथ्वी पर, कोई बता सकता है? सर 78%। सर नहीं सर 70.69%। 70.69, वेरी गुड। इसमें आपके ग्रुप में भूगोल के पितामही भी बैठी हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि इस ग्रुप में जो अध्ययन कर रही हैं उसमें भूगोल की पितामही भी बैठी हैं, जो भूगोल से आपके पीजी हैं, और इसके साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और उनका शायद प्रथम स्थान भी आया है। ठीक है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज उनके ऊपर मैं अपना अनुशासन चलाना चाहता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद सर। क्या अच्छा लगता है? धन्यवाद सर इस सम्मान के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है ना। आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन हो, अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना, कि मुझे भी लगेगा हमने किसी छात्रा को या छात्र को पढ़ाया था। जरूर सर। ठीक है, तो मेरी कोशिश कामयाब होगी। हम लोग भले ही शुरुआत बहुत कम लोगों के साथ शुरू किए हैं, लेकिन एक कारवां बढ़ता जाएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि विश्वास अगर है, आत्मविश्वास अपने ऊपर है, ठीक है, तो कहीं भी कामयाबी हासिल हो सकती है किसी भी क्षेत्र में। तो बहरहाल आपको 70 मान लीजिए, इसको 30 मान लीजिए। ठीक है, ये आपका स्थल और ये है। ठीक है, आपके विश्व में पूरे स्थल मतलब जल भाग को, या कह सकते हैं कि महासागरों की जो संख्या है आपके, वो 5 महासागर है। ठीक है, 5 महासागर में आपको क्रम से आप ध्यान में रखिएगा, एक प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, और तीसरा आपका हिंद, और चौथा दक्षिणी महासागर, और 5वां आर्कटिक। ये 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। इस 7 महाद्वीप में ये भी क्रम से आप देख लीजिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और उसके बाद यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये मोटी मोटी चीज आप दिमाग में रखिएगा। कभी कभी महाद्वीपों के क्रम को पूछा जा सकता है, वैसे इसे बहुत सिंपल सवाल है। अब कमीशन ने काफी ट्रेंड चेंज कर दिया है, ये मुझे लग रहा है एसएससी के या छोटे और एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि कहीं मुठभेड़ हो जाए। आप क्रिकेट खेलते हैं और जरूरी नहीं कि हर बाल यारकर हो, कभी कभी सिंपल बाल पे भी लोग आउट हो जाते हैं, बहुत साधारण सी बात। ठीक है, तो आप अपने को हमेशा अलर्ट रखें और हर एक विषय के जो वस्तुगत चीजें हैं उसको अपने दिमाग में रखने की कोशिश करें। तो 5 महाद्वीप, प्रशांत,
अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। और ये मैं आपको डिफरेंस इसमें डिफरेंस आपको बता दूं कि ये दक्षिणी महासागर है। कभी कभी हम इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिका महासागर। तो अंटार्कटिका महासागर नहीं है, वो दक्षिणी महासागर है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। आर्कटिक आप थोड़ा सा विजुलाइज मैप को करिएगा, मैप यहाँ दिखा नहीं सकता, लेकिन अब वर्ल्ड के बारे में अगर कहें तो ऊपर का जो क्षेत्र है वो आर्कटिक है और जो नीचे का क्षेत्र है वो अंटार्कटिक है। जो दक्षिणी भाग है वो अंटार्कटिक और जो उत्तरी भाग आपका जो ग्रीनलैंड के आसपास का जो क्षेत्र है वो आपका आर्कटिक है। ठीक है, ये आपके हो गए। अब मैं थोड़ा सा इस भूगोल को समझने के लिए कुछ चीजें और बताऊंगा। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी को अगर इलिप्टिकल है, अंडाकार है, पूर्णतः गोल नहीं है, 23.5 अंश अपने अक्षांश पे झुकी हुई है। ठीक है, अगर बहरहाल हम इसको जब मानचित्र पर बनाएंगे तो ये मानचित्र पे हम गोल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये आपका 4 भागों में, यहां इसके ऊपर जो है वो उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और ये इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, यानी कि ये जो रेखा है ये क्या कहती है, यह भूमध्य रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है, 0 अंश अक्षांश। और ये आपका ऊपर से नीचे, तो ये जब हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और इसके बाद इस 0 अंश अक्षांश से लेकर ऊपर तक, ठीक है, ऐसे ऐसे आप चले जाएंगे, ऐसे ऐसे चले जाएंगे तो करीब 90 अक्षांश रेखाएं आपको मिलेंगी और नीचे भी आपके 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखिएगा, ये रेखा कभी खींची नहीं गई है, चाहे अक्षांश रेखा हो, चाहे देशांतर रेखा हो, चाहे आपका मानक समय रेखा हो, कोई भी रेखा है वो काल्पनिक है। ठीक है, बताया गया है। तो ये 0, इसका नाम क्या रखा, भू मध्य रेखा। ठीक, इसके ऊपर आपको 90 और इसके नीचे 90। तो दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, किसी चीज का, किसी स्थान का पता लगाने के लिए हमको अक्षांश और देशांतर की सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। तो हमारे 90 हो गए, ये हो गए। अगर कभी ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, अगर हम इसको रेखा ना मान के एक बिंदु मान लेते हैं, अगर ऐसे देखेंगे तो 90, 90, 180 और प्लस एक जो है 0, तो कुल मिला के 181 अक्षांश हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको हम बिंदु मान लेते हैं तो 181 ऋण 2 कर देते हैं तो 179 अक्षांश टोटल होते हैं। ठीक, इसी तरीके से यहां से आपको, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक अक्षांश 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, नोट करते जाइएगा, 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की है। ठीक, अब ये जो रेखा मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है वो आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा, पूरे देशांतर रेखा के इधर 180 रेखाएं होती हैं, मतलब ये जो बीच में आती है जो ग्रीनविच रेखा कहलाती है। ठीक है, इसके इधर 180 देशांतर रेखा होती है, इसके इधर 180 देशांतर रेखा होती है। तो कुल मिलाकर 180 और 180 आपका 360 देशांतर रेखा होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की। ठीक, और यहां जो है 1 से 11 किलोमीटर की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी। अब हम आते हैं किसी भी स्थान को डिनोट करने के लिए इसी अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को।
जी, हमने कहा मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, जी सर, समझ में आ रही है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम शुरुआत से इसको बेस लाइन बना के चल रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज समझ में आनी चाहिए, तब आगे आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। आप याद रखिएगा महानुभाव बंधुओं, सभी लोग से मैं कह रहा हूं, इसलिए कि ऐसा आपको निम्नलिखित में से क्या कथन असत्य है, क्या कथन सत्य है, हर एक चीज को माइंड में सेट करिए। ये कभी मत सोचिएगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, अरे चलो ठीक, हो सकता है कि संख्या बदल जाए, ठीक है, और संख्या बदल जाए तो आपके क्वेश्चन की संख्या भी बदल जाएगी जो सही होने की। ठीक है, इसलिए हर एक चीज को बिंदुवार अपने को सेट करिए, वहां पे किस तरीके से हमको याद होना चाहिए, आपका विषय है। ठीक है, मैंने मैं जब एग्जामिनेशन की तैयारी करता था, पढ़ता था, तो मैं आपको बताया कि मेरा मेथड क्या था। मेरा मेथड यही था कि हम इसके सिवा कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, कह सकते हैं कि 24 घंटे इवन कि सोते वक्त भी मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था। ठीक, और मैं ये चाहता था, मैं सोचता था कि मेरे ये क्वेश्चन गलत नहीं हो, ये मेरा पहले से था। ये क्वेश्चन मुझे गलत जो मेरा हो जाता था, मुझे घबराहट महसूस होती थी, ऐसा क्यों हुआ, मैं अपनी कमी समझता था इसको। तो मैं जब पढ़ता था तो ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ के किताबों को बंद कर देता था, तब मेरी वास्तविक पढ़ाई शुरू होती थी। ठीक, आज मैंने एक चैप्टर तैयार किया, उस चैप्टर को मैं अपने आवास से चाय की दुकान पर गया चाय पीने के लिए। मैं अगर लोगों के बीच रहा तो, अकेले रहा तो, ठीक है, भीड़ में भी अकेला महसूस करता था और मेरे पूरे चैप्टर तैयार हो जाते थे। ठीक है, इतना अच्छा कंसंट्रेशन था, ऐसा नहीं कि कोई बुद्धि मेरी अलग से थी, ये सिर्फ कंसंट्रेशन का और रुचि का विषय है। किसी चीज को हृदय से अगर आप लगा के काम करेंगे, मन से लगाकर काम करेंगे, तो निसंदेह वो चीज आपकी होगी, आप उसमें सफल होंगे। ईमानदारी आपकी होनी चाहिए, इसका जजमेंट का कोई पैमाना नहीं है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, कि आप किताब खोलकर बैठे हुए हैं, पन्ने खोलकर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं कि सोच रहे हैं, कहां पर आपका मन है, ये आपका विषय है। इसको ब्रह्मा के सिवा कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो आंखों में धूल मत झोंकिए किसी के भी, न गार्जियन, न पिता माता, किसी के उसमें धूल मत झोंकिए। अपनी ईमानदारी, मुझे क्या करना है, जीवन में क्या बनना है, ठीक है, मेरा क्या लक्ष्य है, उसके लिए समर्पित होकर अगर काम करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, लेकिन आधे अधूरे मन से किया गया काम सफलता की गारंटी कभी नहीं दे सकता। वाजपेयी जी कहते हैं ना कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो आप बिल्कुल इस नियम से चलें, जब आपकी किताबें बंद हो तो आपकी मानसिक जो किताबें हैं, जो आपने संग्रह किया है, उसको आप दोहरा लें। दोहराने से एक बात ये होती है कि कई दिनों तक, काफी समय तक ये बात आपके दिमाग में केंद्रित रहती है। ठीक है, वरना आप 10 दिन 15 दिन आपको आएगा तो आप समझ में आएगा, सब कुछ रहेगा, आपको लगेगा भी, लेकिन आपको क्या होगा कि ये फिर विस्मृत हो जाएगा। ये नियम है, तो इस वजह से कोशिश करें। और आपके पास इतना समय नहीं रहता कि आप बैठ के बहुत पढ़ लें। ठीक, आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं, वरना आपका जो खाली समय है, खाली समय में आप करते क्या, देखिए यही मैनेजमेंट है आपका, जो माइक्रो मैनेजमेंट। ठीक, वो कैसे करते हैं, आजकल बीजेपी की आप देखते हैं, चुनाव आ रहा है, लोगों को पता नहीं है, और इनका माइक्रो मैनेजमेंट के द्वारा बूथ लेवल तक कैसे तैयारी हो चुकी। तो यही मैनेजमेंट आपका है। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम बाथरूम में हैं, हम कोई और कार्य कर रहे हैं, तो मेरा मन ये होना चाहिए कि एक अक्षांतर और एक देशांतर के बीच की दूरी कितनी है, संख्या कितनी है, पितामह कौन थे, महासागर कौन है, उनका क्रम क्या है, महाद्वीप कौन है, कितने हैं, उनका क्रम क्या है। हम कह रहे हैं इतनी आसानी से दोहरा सकते हैं, आपका ये अपना धन है, अपनी पूंजी है। ठीक, इस मेथड से करके देखिए, और आपको सफलता ना मिले तो मेरे पास आइएगा, बताइएगा सर आपने तो गलत कहा था। ठीक है, अब चलिए
ये हम आपको देशांतर समझा दिए। पृथ्वी को समझने के लिए, स्थिति को समझने के लिए, स्थान को समझने के लिए देशांतर और अक्षांश बहुत जरूरी है। और हम सीधे सीधे अपनी अब टॉपिक पे आते हैं। अब जब हम भूगोल, ज्योग्राफी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें जहां से प्रश्न उठने की संभावना रहती है। ये पहली बात तो ये कि परिधि का ज्ञान होना चाहिए, अपने नेत्रों से एकदम स्पष्ट दिखाई देने, एक स्पष्ट विजन होना चाहिए आपका। अच्छा, ज्योग्राफी तो आपको आंखों के सामने तैरने लगना चाहिए कि कहाँ ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पहली बात तो एक सामान्य अध्ययन हो जाए अपने देश का, सामान्य अध्ययन। ठीक, अब इस देश के अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक भौगोलिक अध्ययन, ठीक, कि कहाँ का, जैसे भौगोलिक अध्ययन को हम शारीरिक अध्ययन से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, व्यक्ति के अंदर क्या है कि 2 आंखें हैं, बाल बहुत खूबसूरत, फिर उसके बाद नाक, मुंह, हाथ, ये सब भौगोलिक। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने भारत का अगर हम अध्ययन करेंगे तो कहाँ कहाँ ऊपरी क्षेत्र पे हमको दिखाई देता है, ये चीज हमको ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ की मृदा कैसी है, मिट्टी कैसी है, इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। या फिर इसके बाद यहाँ जो खनिज प्राप्त होते हैं, खनिज के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जो जहां पे रह रहे हैं उसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है, संरचना ये हो सकता है। ठीक, अब भौगोलिक अध्ययन के क्रम में जब हम आएंगे तो ऊपरी तो अच्छा, इसके साथ साथ इस देश में ऊर्जा से संबंधित बातें ये होनी चाहिए, इस चीज का अध्ययन हो जाए। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जो भौगोलिक अध्ययन है उस अध्ययन में पहली बात तो क्या आएगा, पर्वत आएगा, पठार आएगा, नदियां आएंगी, झील आएगा। ठीक, और उसके बाद आपके ज्वालामुखी आएंगे। ठीक, इनके विषय में। ठीक है, और फिर हम जहां पे रह रहे हैं, मेरे पड़ोसी जो है, ठीक है, अपना आपका घर है और घर के आसपास ये जानकारी बहुत जरूरी है कि कौन रहता है। ठीक है, उनकी ताकत के विषय में, उनकी सीमाएं के विषय में, ये सब भी जानकारी बहुत आवश्यक है। ठीक, तो वो अध्ययन होना चाहिए। आपके प्रश्न कहाँ से उठते हैं, प्रश्न ज्यादातर आपके इस पर्वत, पठार, नदियां, झील, ज्वालामुखी। ठीक, और फिर इसके साथ साथ आपका मैदान, यहां से आपके प्रश्न उठते हैं। ठीक, अब ऊपरी तौर पर हम जब देखते हैं तो मेरा शरीर भी कई भागों में विभक्त है, कहीं पैर है, कहीं हाथ है, कहीं पेट है, कहीं पीठ है, कहीं मुख है। ठीक है, ऐसे विभक्त है। इसी तरीके से मेरा जो भारत कई क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, इसको कई राज्यों में कह सकते हैं। ठीक है, उस राज्य की जो प्रादेशिक भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, ठीक है, इसके विषय में भी थोड़ी जरूरी होना चाहिए। वह राज्य हमारे किन राज्यों के पास सटा हुआ है या उससे विलग है, कितनी दूरी है, इस सब के विषय में हमको उसके हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटने वाले, रहने वाले कौन कौन से राज्य, यहाँ से भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत सरल होने की वजह से ध्यान नहीं देते और कहीं कहीं गलतियां कर देते हैं। ठीक, तो इस पे भी हम अलर्ट हो जाए। तो ये हमारा सामान्य अध्ययन का या भौगोलिक अध्ययन का ये प्रमुख क्षेत्र है, जहां पर हम लोग आगे चल के इस पर विमर्श करेंगे, विचार करेंगे। भारत, इसके कई नाम मिलते हैं आपको, भारतवर्ष,
इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक। आर्यावर्त, कई नाम है। यही एक ऐसा देश है जिस देश की कई नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। भरत राजा जो प्राचीन थे उनके नाम पर यह भारतवर्ष पड़ा, ठीक। आर्य लोग रहने की वजह से इसको आर्यावर्त कहा गया। और आर्यावर्त का क्षेत्र, आप लोग जितने लोग बैठे हैं उसमें से कौन बता सकता है कि आर्यावर्त का क्षेत्र हमारे वैदिक सभ्यता में कहां से कहां तक था? सर ईरान की तरफ से। नहीं सर, आर्यावर्त का क्षेत्र जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा ये राजस्थान और इधर से हमारा ये ऊपरी मध्य प्रदेश का हिस्सा जो था वो हमारा आर्यावर्त का क्षेत्र, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था। नहीं, जम्मू कश्मीर तो नहीं शामिल था, ठीक है, उसको आप हटा दीजिए। बिहार का पूर्वी क्षेत्र आपने सही बताया, काफी हद तक सही बताया, ठीक है, ये आर्यावर्त के क्षेत्र में शामिल था, ठीक। जब हम आर्य यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना जो विस्तार किया, ठीक है, ब्रह्मावर्त, ठीक, फिर मध्य देश, आर्यावर्त, ठीक है, इस सब का जो विस्तार उसने किया, तो वो इतिहास का विषय है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो वो आर्यावर्त, ठीक है। इंडिया नाम देने का नाम, देखिए, यह सिंधु नदी के किनारे जो हमारा पहला क्षेत्र पड़ता है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त होती, वह सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी को आपको जो अंग्रेज थे तो उसको इंडस नदी कहते थे, इंडस, ठीक, इंडस नदी, और इसी इंडस नदी के नाम पर इसको इंडिया कहा गया, ठीक है। और जहां ईरानी लोग इसको सिंधु को हिंदू कहते थे, हिंदू, और हिंदू नदी के नाम से इसका नाम इसने हिंदुस्तान, ठीक, यानी कि ईरानियों ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा और अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रखा, अंग्रेज, ठीक, इसका नाम इंडिया रखा। बहरहाल ये नाम मेरा रहा। हम आते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति हमारे मानचित्र पर कहां है, ठीक है। भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था पता है? भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? मनीषा जी। सर नाम एग्जैक्ट क्लिक नहीं कर रहा है, सर नाम एग्जैक्ट नहीं क्लिक कर रहा है, कौन है? आप थोड़ा सा देख लीजिए, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 1752 में यह मानचित्र पहले सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है, ये मुझे ध्यान है, लेकिन मानचित्र पे मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा व्यक्ति है। विलियम डाइवर्टन थे क्या सर? विलियम डाइवर्टन? नहीं, मुझे लग रहा है ये नहीं है। अब बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं विश्व के मानचित्र पर जो भारत की स्थिति है वो क्या है। भारत एशिया महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है जो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, ठीक। हिंद महासागर भी उत्तरी सीमा यहीं आके खत्म होती है, दक्षिणी सीमा तो काफी जाती है, खुला हुआ महासागर है, लेकिन उत्तरी सीमा यहाँ हिंद महासागर की आगे अलग होती है। तो भारत जो है 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट, ठीक, 6 मिनट, और उत्तरी अक्षांश, इसलिए कि यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, और देशांतर के रूप में हम देखते हैं यह 37 अंश आपका 7 मिनट से लेकर यह 97 अंश 25 मिनट, यह पूर्वी देशांतर, यह भारत की स्थिति है, इसको आप ध्यान में रखें।
अब भारत उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? बताएं। 24 से 14 हैं? 2000 कितना है? 2933 और 3214। शुभम जी, शुभम, मनीषा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? 14 किलोमीटर है। हाँ? उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर। कहाँ 32-14 है? जी सर, जी सर। सर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो उत्तर से दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ये चीज है, देखिए, ठीक है। तो ये आपका पूर्व से पश्चिम हो गया और यह उत्तर से दक्षिण। यहां से अगर यहाँ आएंगे तो हम 3214 किलोमीटर प्राप्त करेंगे, ठीक। और इधर से इधर जाएंगे तो 2933 किलोमीटर इसकी, ठीक है। ये तो हो गया। पहली बात, अक्षांश मत भूलिएगा। यहां दिक्कत क्या होती है? 37 अंश और जैसे 8 अंश 4 मिनट और उसके बाद 8 अंश 4 मिनट के बाद आपका 37 अंश 6 मिनट। आप यहां ध्यान रखिएगा, 4 मिनट से ये 6 मिनट हुआ। मिनट में ही हमको कंफ्यूजन होता है। यहां 7 मिनट से 25 मिनट हुआ, यहां कंफ्यूजन बरकरार। बाकी तो आप दिमाग में रख लेंगे 8 से 37 तक और 37 से जो है आपका 97, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। आगे हम देखते हैं 68 अंश। सुनिए, यहां पूर्वी देशांतर को 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट ये होगा, ठीक है। और उत्तरी अक्षांश लिख लीजिए, उत्तरी अक्षांश 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट, ठीक है। यहाँ 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट और यहाँ 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट। ये हमारी भौगोलिक स्थिति है। विश्व के मानचित्र पर हम यहाँ हैं। अगर कहा जाए तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, ठीक है। ये हो गया। हम आते हैं भारत को जो विभक्त किया गया है, जो बांटा गया है भौगोलिक रूप से। एक तो उत्तर का हिमालय, उत्तर का हिमालय क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भाग ये है। दूसरा आपका, आप कह सकते हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा आप कह सकते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और चौथा कह सकते हैं समुद्र तटीय मैदान, ठीक। ये मुख्यतः इतने भागों में इसको हम विभक्त कर सकते हैं। एक हम देखते हैं भारत के हिमालय का पूरा, देखिए एक चापाकार आकार आपको जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक मिलेगा, ठीक है। उस हिमालय में आपका
ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब भागों में विभक्त है। ठीक। और विशाल मैदान जब हम देखते हैं तो विशाल मैदान आपका पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है उसको लेकर आपका उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर आपको असम तक जाएगा, ब्रह्मपुत्र तक नदी का वो विशाल मैदान आपको मिल जाएगा। दक्षिण में जब हम देखते हैं तो दक्षिण में हमारे प्रायद्वीपीय पठार मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में आपको जैसे कि पठार और पर्वत में अंतर क्या है कि पर्वत जो है उच्च, ठीक है, काफी बृहद ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं और उसका ऊपरी भाग नुकीला होता है। पठार में क्या होता है, ऊपरी भाग थोड़ा चौरस होता है। तो नीचे हम देखते हैं, नीचे तेलंगाना का, वो तमिलनाडु का पठार है, तेलंगाना का पठार है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, फिर उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र का पठार है, मैकाल पठार है, सतपुड़ा का पठार पर्वत श्रृंखला है, और फिर आपका महादेव पठार है, मालवा पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है। इस तरीके से हमारे यह पठारी क्षेत्र हो। तो और जो समुद्र का तट है उसके कॉर्नर पे मैदान आपके, ठीक है, घाट है और घाट के बाद मैदान है, और उसी को पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान भी कहा जाता है। तो ये हमारा भौगोलिक विभाजन हुआ। ठीक है, भौगोलिक विभाजन के बाद हम जब देखते हैं, अभी हम एक एक पर्वत के विषय में भी आपको बता देंगे। तो प्रश्न आखिर कहां से पूछा जाता है, प्रश्न ये है यहाँ पे कि पूछ लेगा कि इस पठार पर ये दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, इस पर्वत पर दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, कौन से दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, पठार पर्वतों का क्रम क्या है, उसकी लंबाई कैसी है, उसकी भौगोलिक सीमा कितनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नदियों के विषय में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी किस पर्वत से निकलती है, कहाँ पे आकर वह विलय कहाँ पे होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी उठते हैं। ठीक है, नदियों का क्रम जो है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, अधिकांशतः उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है। वो नदियों का क्रम आप देख लीजिए, नदियों में लंबाई किसकी सर्वाधिक है। ठीक है, और नदियों का जो अपवाह तंत्र होता है, अपवाह मतलब जो उसके बहने का जो क्रम होता है वो किस नुमा है, वृक्ष नुमा है, कैसे है, आर्य नुमा है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और हमारे पर्वतों के अंदर कहाँ हिमनद है, कहाँ झील है, यह भी प्रश्न आपको आना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इसके विषय में आपको बताएंगे। पहला आप देख लीजिए, पहली बात तो भारत को वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में इस समय? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भी कह सकते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, एक काफी संवेदनशील सीमा होती है, क्योंकि दूसरे देशों के साथ हमको उसका सुरक्षात्मक रूप लेके चलना पड़ता है कि कैसे अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे। तो इन संवेदनशील सीमाओं में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो हर एक कंपटीशन में आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से। ठीक, एक और वह कौन सी ऐसी मतलब कौन सा ऐसा देश है जिससे भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक, तो एक क्रम को हम पहले लेके चलते हैं कि भारत के थोड़ा मैप आप देखिएगा, भारत के पश्चिम में कौन कौन सा देश है, पश्चिम में आपको पाकिस्तान मिल जाएगा और अफगानिस्तान मिल जाएगा। ठीक, भारत के पूर्वोत्तर साइड में आप देखेंगे तो इधर म्यांमार मिल जाएगा और नीचे बांग्लादेश मिल जाएगा। ठीक, ऊपर की साइड में अगर हम देखेंगे, ऊपर की साइड में तो आपको नेपाल, चाइना और भूटान मिल जाएगा, और दक्षिण साइड में आपका श्रीलंका है। ठीक, तो पहली बात इसको ध्यान रखिएगा कि भारत
बांग्लादेश के बीच सर में। मालदीव पश्चिम में। जी बताएं। जी मनीषा क्या कह रही हैं? सर 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 पहला मानचित्र मालदीव भी तो है ना? क्या सर? सर पहला मानचित्र अल इदरीसी ने बनाया था क्या सर? अरब का कोई व्यक्ति था? नहीं, भारत के मानचित्र के विषय में कह रहे हैं। अच्छा जी सर। चलिए देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की सीमा है। सर्वाधिक लंबी सीमा इसको कह सकते हैं, सर्वाधिक लंबी। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं भारत चीन के क्षेत्र में, इसमें 3439 किलोमीटर की सीमा है। ठीक। तीसरे स्थान पर हम आते हैं तो भारत पाक के बीच में, यह है 3310 किलोमीटर की लंबी सीमा है। उसके बाद चौथे स्थान पर हम आते हैं तो भारत नेपाल 1761 किलोमीटर की सीमा है। ठीक। उसके बाद हम आते हैं भारत म्यांमार, इसमें आपका 1630 किलोमीटर की सीमा है। ठीक। उसके नीचे आ जाते हैं आपके भारत भूटान, यह 570 किलोमीटर की सीमा है। ठीक। और उसके नीचे आ जाते हैं तो भारत अफगानिस्तान 80 किलोमीटर की सीमा है। लेकिन यह सीमा इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो ऊपरी क्षेत्र है, पश्चिम की साइड का क्षेत्र, उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, वह उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। और उस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया है। ठीक है। वो वहां पर काबिज है। तो ये हमारी सीमा है। मुझे लग रहा है यह प्रश्न उठ सकता है कि सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको किलोमीटर से याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो भारत बांग्लादेश को दिमाग में रखिएगा। भारत बांग्लादेश 4096, चाइना के बीच 3439। आप अगर नजरें गड़ा देंगे ना एक बार इन अंकों को देखने में, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। बस प्रेम से देख लीजिए, बहुत अच्छी नजर से, तो आपको दिमाग में आ जाएगा 3310, 1761, 1630, 570, 80 किलोमीटर। ठीक है। सारा कवायद इस नजर का ही है। बहुत प्रेम से देखेंगे तो दिमाग में आएगा, नहीं देखेंगे तो जितना आप लिए रहेंगे वो उतनी जल्दी चला जाएगा। ठीक है। ये हो गया। यहां से एक प्रश्न ये आने की संभावना है। बाकी अब ये राज्य देख लीजिए, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं। सर जी सर भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा है। 699 की 570 है? सर 699 है। जरा एक बार क्लियर कर लीजिए। सर अभी तो हम बुक में देख रहे हैं, उसमें तो दिया है यही। अच्छा। हाँ जी सर। और म्यांमार का दिया है 1643। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भूल रहा था। म्यांमार का 1630 या 1643 ही सही है, म्यांमार का ठीक है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे 699, 570 में है। नेट पे जरा सर्च करिए। दूसरी और बुक्स में देख। नहीं नेट पे जरा अभी सर्च करिए। जी सर। 99 ही है सर। 699 है सर।
अच्छा अच्छा, तो आप उसको बना लीजिएगा, मेरे दिमाग में 570 शायद था। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिनकी होती है। तो हमारे यहाँ 5 राज्य ऐसे हैं, ठीक, और दूसरा 4 राज्य ऐसे हैं, ठीक, जो एक जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिन देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 राज्यों से लगती है वो, और जिन देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है वो। ठीक है, अब 5 राज्यों से लगने वाली जो सीमा है वो आपका चीन, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक, और 4 राज्यों से जो लगने वाली सीमा है वो पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार। ठीक है, 4 राज्य से ये देश, और 5 राज्यों से ये देश, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। ये क्रम कभी भूलिएगा नहीं, अक्सर हम लोग याद करते हैं, हम अपनी भी स्थिति बता रहे हैं, लेकिन दिमाग से ओझल हो जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में जब हम जाते हैं। पहला तो पाकिस्तान ले लीजिए, 4 राज्यों से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में आपका ऊपर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये आपको भूलेगा नहीं। ऊपर का जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 4 राज्यों की सीमा में दूसरा एक आपका आ जाता है, मैं म्यांमार को लेता हूं जो आसान है याद रखना। म्यांमार में आप देखेंगे कि जब हम यूं बनाते हैं, ठीक है, जैसे भारत का नक्शा बनाते हैं ना, भारत का नक्शा, अब ये यूं जब आता है, ठीक है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है म्यांमार का, यहां आपका अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ध्यान रखिएगा कि मिजोरम एकदम नीचे है, दोनों मान एकदम नीचे आएंगे। हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि मणिपुर को कभी ऊपर नीचे कर देते, कभी मिजोरम को ऊपर कर देते। तो 2 माह जो है, 2 माह का भार अधिक होता है, वह एकदम नीचे, 2 वस्तुओं का भार अधिक होगा, वह नीचे आ जाएगा। तो मिजोरम एकदम नीचे है। तो ये चारों राज्य, अरुणाचल, नागा, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, क्रम अगर दिमाग में आए तो मां से शुरू होने वाले राज्य सटे हुए हैं, मणिपुर और मिजोरम। और मणिपुर मिजोरम का आप देखते हैं हमेशा विवाद चलता रहता है। तो अरुणाचल, नागालैंड और फिर उसके बाद मणिपुर और मिजोरम, यह आपके म्यांमार से सटे होने वाले हैं। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब एक बसता है भूटान, थोड़ा सा भूटान में भी हम लोग गफलत में आ जाते हैं। ठीक, भूटान में आप 2 दिमाग में हमेशा रहेगा। पहली बात तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह दोनों सटा हुआ है, ठीक, और इसके साथ साथ आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, इसके साथ साथ आप असम, अरुणाचल, ये आपका भूटान से सटा हुआ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम। ठीक है, ये 4 राज्य हो गए। 4 राज्यों का दिमाग में एक बिल्कुल फीड कर लीजिए, ये आपके हैं।
आप लोग नोट करना हो तो नोट करते जाइएगा। इसके बाद हम 5 राज्यों की सीमाओं पे आते हैं। पांच राज्यों में पहला मैं बांग्लादेश उठाता हूं। बांग्लादेश, कभी आप भारत का जब मानचित्र देखेंगे, ठीक है, तो बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल इधर और फिर बांग्लादेश कट के यूं पूरा आता है बांग्लादेश, यानी कि त्रिपुरा को बांग्लादेश जो है 3 तरफ से घेरा है। ठीक, तो हम नीचे जो देश है इधर, तो वहां मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आप भूमध्य रेखा जब देखेंगे तो भूमध्य रेखा इसी से काटते हुए यहां जाती है 8 राज्यों से, 8 राज्यों से, और इसमें पूर्वोत्तर के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं जिसको भूमध्य रेखा काटती है। ठीक, वहां से जाती है। तो एक मेघालय हो गया, दूसरा आपका वो क्या नाम त्रिपुरा हो गया, और फिर असम, 3 ये हो गए। ठीक, मिजोरम हो गए, और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल और असम। ठीक, इतने आपके बांग्लादेश से लगने वाली सीमा है। पहला पश्चिम बंगाल, असम, और फिर मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हो गए जो यहां से लगते हैं। उसके बाद हम आते हैं मिजोरम के बाद, इसके बाद हम आते हैं चीन से। चीन अक्सर जो है 2 विवाद फैलाता है पूर्वोत्तर के राज्यों के विरुद्ध। कहता है सिक्किम भारत का नहीं है, अरुणाचल को कहता है कि तिब्बत का क्षेत्र अरुणाचल तक है, उस पर मेरा अधिकार है। तो पूर्वोत्तर के 2 क्षेत्रों पर चाइना है, और वही सीमा लगती है पूर्वोत्तर के, और बाकी जो है जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड, ये आपके किससे लगते हैं, चाइना के। तो 5 क्षेत्रों से ये जुड़ती है। एक क्या है, जम्मू कश्मीर, और फिर हिमाचल और उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र, ये हो गए, और इधर सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। अब मेरा बचता है 5 राज्यों की सीमा में नेपाल। नेपाल में आप देखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसको ले लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। और आगे बता सकते हैं कौन सा क्षेत्र है, 2 राज्य और हैं। जी सर, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेरी गुड। पश्चिम सर हाँ, सिक्किम आएगा, और इधर बताएं, ये मैं लिख दिया यहाँ पे। सर इसमें एक चीज और है, 5 राज्यों की सीमा में अब पाकिस्तान भी आएगा, क्योंकि उसकी जी सर लद्दाख भी लगता है ना पाकिस्तान की सीमा से। अब मेरी बात सुने, देखिए जम्मू कश्मीर जब राज्य था, ठीक है, अब लद्दाख में क्या है, लद्दाख में कराकोरम श्रेणी जो शिवालिक पर्वत है, ठीक है, अब शिवालिक पे अधिकार कुछ उसका भी है। ठीक, वर्तमान में अगर देखेंगे तो संघ शासित राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लद्दाख वाले में चूंकि वह थोड़े से भाग पर उसका अधिकार है, ठीक है, तो लद्दाख आ सकता है संघ शासित में, लेकिन वो पूरा जम्मू कश्मीर का ही क्षेत्र माना जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा, अगर वो राज्य के हिसाब से आएगा, ठीक है, तो राज्यों में 3 राज्य और फिर 2 केंद्र शासित राज्य हो जाएंगे पाकिस्तान का। ठीक, क्योंकि वहां पर जो शिवालिक वो है, अरे क्या नाम, शिवालिक नहीं,
आपका काराकोरम जो क्षेत्र है, कृष्णा रेंज, काराकोरम। काराकोरम का जो क्षेत्र है, ठीक है, जहां से वो मार्ग निकालता है चाइना। काराकोरम का पुराना नाम कृष्णागिरी है ना जी क्या कह जी रही हैं? सर। हाँ क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं आप? वही बोल रहे थे सर, काराकोरम का पुराना। काराकोरम में सियाचिन एक है ना, सियाचिन जो क्षेत्र है उस पे अधिकार भारत का, और कुछ क्षेत्रों पर उस पे 3 दर्रे आपके पाए जाते हैं। एक बिलाफोंडला दर्रा है, एक आपका सर हम कह रहे थे कि काराकोरम का पुराना नाम कृष्णागिरी है। जी क्या कह रही बताएं जरा। कृष्णागिरी सर, हम कह रहे थे कि काराकोरम का पुराना नाम कृष्णागिरी है, कृष्णागिरी। नहीं, पुराना नाम की बात नहीं, मान लीजिए काराकोरम से समझिए, ठीक है। तो उस काराकोरम में ही सियाचिन आपका स्थित है, ठीक है। जो सियाचिन सबसे कह सकते हैं कि सबसे ऊंचाई पर स्थित वह युद्ध स्थल माना जाता है। करीब 70 किलोमीटर की और इसकी लंबाई है, और यहाँ पर 2 से 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर इसमें 3 दर्रे पाए जाते हैं। एक दर्रा का नाम मुझे याद है बिलाफोंडला दर्रा है, एक दर्रे का नाम आपका गेशर ब्रूम दर्रा है, और एक दर्रे का नाम है ग्यालोंग दर्रा है। जो ग्यालोंग दर्रा है वो पाकिस्तान के अधिकार में है, और शेष दोनों दर्रे जो है वो चाइना के, इसमें भारत के अधिकार में है, ठीक है। और यहीं से आपका काराकोरम का मार्ग चाइना से लेकर पाकिस्तान को जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका संवेदनशील क्षेत्र है भारत का। इस पे अगर अधिकार हो जाएगा तो भारत को बड़ी दिक्कत होगी फिर उसको मेंटेन करने के लिए। तो इस पे हमेशा जानते हैं सियाचिन पे जो सैनिकों की तैनाती भी होती है, -50 डिग्री टेम्परेचर उसका हो जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ से करीब समुद्र तल से कहते हैं कि 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब 5700 मीटर, ठीक है, ऊंचाई पर यह स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण हमारा क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका काराकोरम का क्षेत्र में, यहाँ ये लद्दाख में पड़ता है। अगर हम विभाजित करेंगे, ठीक, विभाजित करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो 2 केंद्र शासित यहाँ आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, राज्य को आप जानते रहिए, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन जम्मू और लद्दाख दोनों क्षेत्रों पर पाकिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है। लेकिन वो विवादित क्षेत्र है, वह विवादित है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम कहते हैं कि हमारा है, वो कहता है, इसलिए सीमा तो वही माना जाएगा, भारत की सीमा मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारे सीमाएं रही, इसको आप 2, 3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं गलती ना हो। क्योंकि सिक्किम, अरुणाचल, भूटान और ये सब में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक मतलब लगता है शिथिलता आती है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ रखें। तो आप देख लीजिएगा चाइना के तीनों पर्वतीय क्षेत्र और उधर सिक्किम और अरुणाचल, इसका विवाद, ये इसकी सीमा में लगते हैं। नेपाल में बार बार सुनते हैं, नेपाल उत्तर प्रदेश से सटा है, नेपाल से सटा, वो क्या नाम है कि उत्तराखंड से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ है, ठीक है। ये 3 हो गए, और फिर इधर पश्चिम बंगाल और सिक्किम, क्योंकि उसके बाद ही आपके असम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, तो इसलिए ये भी हो गए। और भूटान का जहां तक मैटर है, तो भूटान पश्चिम बंगाल सिक्किम ये हुआ, और उसके साथ साथ असम अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। बांग्लादेश को मैंने बता दिया, पश्चिम बंगाल सिक्किम और तीनों नीचे के क्षेत्र जो है, ठीक, वो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। और बाकी राज्यों के विषय में आपको जानकारी है, ये जो 4 राज्यों से सटे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम से लंबाई, भारत की सीमा है। अब हम देखते हैं कि भारत का जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा को क्या कहते हैं, समुद्र
से सटा हुआ जो है वो, ठीक है, वो मुख्य भूमि से जो तटीय रेखा है वो करीब जो है 6100 किलोमीटर की, कहाँ, मुख्य भूमि से, ठीक। और टोटल जो तटीय रेखा है वो 7516 किलोमीटर की कुल तटीय रेखा, ठीक है। उत्तर भारत में वो कौन कौन कितने क्षेत्र हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, इनकी संख्या आप जरा बता सकते हैं? कितने राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे लंबी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र की है, ठीक है। इसके बाद आपकी उड़ीसा की है। केरल सर, जी, केरल की केरल की इतनी लंबी तटरेखा नहीं है, सर लंबी है, उससे नीचे है। अब आप राज्यों को जरा जोड़ लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, ठीक। आप उसमें 8 राज्य, हाँ? 9 राज्य, कौन कौन से? 9 है। गोवा भी है, एक है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, वेरी गुड। ये आप निकाल सकते हैं, आपको मैं याद रहेगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समुद्र तटीय है, लेकिन सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात की है, ठीक। ये हो गया। अब थोड़ा सा समुद्र के विषय में आपको जानकारी दे दें। भारत, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र, ठीक, यहां आपका कन्याकुमारी, ठीक, मुख्य भूमि की अंतिम जो बिंदु है वो कन्याकुमारी है। लेकिन भारत का अंतिम जो बिंदु है, अंतिम जो क्षेत्र माना जाता है, वह निकोबार द्वीप समूह में है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यह कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार के पास में। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का अगर बिंदु मानेंगे तो कन्याकुमारी को मानेंगे। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम, और उत्तर में जम्मू में देखेंगे तो इंदिरा कोल, ठीक। यहां पूर्व में जब देखेंगे तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का वालंगू, और यहां पश्चिम में राजहर, ठीक है। ये आपके गुजरात में पड़ता है। ये हमारे अंतिम बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, वालंगू और राजहर, ठीक है। ये हमारे ये हो गए। अब हम देखते हैं कि नीचे इधर देखते हैं अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। कहते हैं कि कन्याकुमारी पे तीनों जाके मिलते हैं, इसलिए ये बिंदु तीनों महासागरों का मिलन बिंदु कहलाता है। देखिए, भारत की या किसी भी देश की जो तट रेखा रहती है वो जरूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल लाइन से हो, ठीक है। तो लाइन से अगर ना होने पे तो होता क्या है, होता क्या है कि ये हम नीचे वाला क्षेत्र ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे 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 होके जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इसको आधार रेखा कहते हैं, जो आपके अंतिम जो तटीय बिंदु है उसको छूती हुई जाती है, ठीक है। तो जब यहां देखते हैं कि आधार रेखा खींचते हैं तो यहां पर आपके जल मिलेंगे, ठीक है। यह हमारा आंतरिक जल क्षेत्र कहलाता है। जी बताएं।
आधार रेखा से 12 किलोमीटर, 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील क्या होता है, समुद्री मील बराबर 1.82 किलोमीटर। ठीक, इस तट रेखा से 12 समुद्री मील पर जो रेखा होगी वह हमारा सागरीय क्षेत्र कहलाएगा। कहां से, 0 से 12, और यहां से 0 से 24 ले लेंगे, 24 किलोमीटर, 24 मील। ठीक है, और फिर यहां से हम 200 मील, कितना, 200 मील, यहां से 200 मील, यह क्या कहलाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, कहां से, 0 से लेकर 1, और ये जो आपका होगा वो कहलाता है, इसको एक नाम दिया गया है, सागरीय, इसका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा, लेकिन आप बहरहाल आधार रेखा से लेकर, आधार रेखा से लेकर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र रहता है, यह क्षेत्र क्या कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में भारत अपनी मतलब किसी भी देश की ये सीमा जो है, उसके आधार रेखा से 200 मील की जो सीमा रहती है वह उसका क्षेत्र माना जाता है समुद्र के मामले में, और यहाँ पर वह अपना अनुसंधान कर सकता है, अपनी आर्थिक गतिविधियों को संपादित कर सकता है, इसमें किसी का अधिकार नहीं होता। ठीक है, और इसमें कुछ भी निर्माण किया जा सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कोई इस पे अधिकार नहीं स्थापित कर सकता। लेकिन जब 200 से आगे आप बढ़ते हैं तो 200 से आगे जाने पर समस्त देशों का अधिकार वहां पर माना जाता है। समुद्र का विभाजन इस तरीके से किया गया है, आधार रेखा, ठीक है, आधार रेखा 0 से जब आप देखेंगे, 0 जो तट को मिलाती है वो आधार रेखा कहलाती है, वहां से 12 किलोमीटर का आंतरिक सागरीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और उसके 12 से 24 किलोमीटर पर वो कहते हैं उसको, शायद आंतरिक जल क्षेत्र, ऐसा कुछ करके है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ये सागरीय क्षेत्र है और ये आंतरिक जल क्षेत्र, जल, जी सर, इसे आंतरिक जल क्षेत्र कहते हैं। सर इसे आंतरिक जल क्षेत्र ही कहते हैं, जिसमें किसी भी देश का उसका पूरा अधिकार होता है। और इसके बाद ये 200 किलोमीटर तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आप इसको आप समझ गए होंगे कि भारत की सीमा समुद्र में कहां तक जाएगी, मतलब 200 किलोमीटर तक इसकी सीमा मानी जाती है। अब इस सीमा के अंतर्गत वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को संपादित कर सकता है। नीचे हम देखते हैं आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर में कई द्वीप आपके महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो भारत के दक्षिण में, एक आपका मालदीव, दूसरा आपका मॉरिशस, तीसरा आपका मेडागास्कर, चौथा आपका डियागो गार्सिया, पांचवा आपका चोगोश, छठा आपका सेशल्स। ये आपके द्वीप, महत्वपूर्ण द्वीप है। भारत में कुछ विभाजक रेखाएं हैं, वो जैसे मालदीव से लेकर, देखिए यहां नीचे मालदीव, और मालदीव के बाद ऊपर आपका मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय, और मिनिकॉय के ऊपर आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये अरब सागर का तट, ये ठीक है, और ये सब तो नीचे आ जाएंगे, लक्षद्वीप तो अरब सागर, यहां अगर देखेंगे मैं बना दूं तो यहाँ लक्षद्वीप और यहाँ आपका मिनिकॉय,
मिनी काय, और यहाँ आपका हिंद महासागर में मालदीव। अब मालदीव और मिनी काय के बीच जो बांटा गया है वो 8 डिग्री चैनल है, ठीक। और मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, इस नाम से विभाजन किया गया है। और एक आपका 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है, वो 10 डिग्री चैनल कहलाता है, ठीक। और अब जब आप कच्छ की तरफ आएंगे, कच्छ की तरफ में 24 अंश के बीच में, 24 डिग्री के बीच में कच्छ का विभाजन है, जिसमें आप देखते हैं सर क्रीक और कच्छ के बीच का जो विवाद भारत पाकिस्तान के बीच चलता रहता है, उस क्षेत्र को कहता है कि मेरा है, और उसको एक झील मानता है, और भारत उसको एक दलदल मानकर कहता है कि इस पर हमारा अधिकार है। बहरहाल इसको आप जानते रहिए इतना कि 24 डिग्री से भारत पाकिस्तान का कच्छ क्षेत्र विभाजित है। नीचे मालदीव और मिनी काय के बीच 8 डिग्री, और मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री, और लघु अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री का विभाजन होता है, ठीक है। ये आज इतना आप भौगोलिक क्षेत्र के विषय में जानिए। कल मैं कोशिश करूंगा, कल वैसे तो हिंदी का टर्न है, शनिवार है, और हिंदी पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपको पर्वतों के विषय में, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है, नदियों का तंत्र वो महत्वपूर्ण है, और खनिज ये महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए आज इस क्लास को ये समाप्त करते हैं भाई।